गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है, मतलब इम्पोर्टेंस, नीड और ऑब्जेक्टिव इसके बताए थे। आज हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल इन्फॉर्मेशन मतलब संगठन की अगर हम बात कर रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की, तो संगठन की संरचना औपचारिक और अनौपचारिक भी हो सकती है। यह पूर्णतः कर्मचारियों पर निर्भर संबंधों पर निर्भर करती है। यदि कर्मचारी के माध्य संबंधों को स्पष्ट कर दिया जाए तो इसे हम औपचारिक संगठन कहेंगे, और इसके विपरीत यदि कर्मचारियों के मध्य संबंधों की कोई स्पष्ट विभाजन यानी कि रेखा नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, अनौपचारिक संगठन कहलाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों को विस्तार से हम इस प्रकार ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे अगर समझते हैं औपचारिक संगठन को, तो औपचारिक संगठन में कर्मचारियों के मध्य संबंध पूर्व परिभाषित कर दिए जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जिसके अंतर्गत मतलब इस संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों के कर्तव्य, अधिकार, संबंध स्पष्ट कर दिए जाते हैं और से एक वैधानिक और विवेकपूर्ण तरीके से स्थापित कर दिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को इस बात की जानकारी मिलती रहती है कि उसका अधिकार कौन है, उसके अधिकारी कौन है तथा उसके अधीनस्थ कौन है। अर्थात यह संगठन विभिन्न कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक संबंध संस्था के नियम और नीतियों के अनुसार पूर्व में निर्धारित कर दिए जाते हैं। एट एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे मान लो कि किसी भी जगह जब हम कोई काम करते हैं और हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही बता दिए जाते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपके अधिकार ये है और आपका दायित्व ये है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन कहलाता है। कि वहाँ पर औपचारिक संगठन हो गया। अब वहाँ पर क्या, जैसे कि आपको पहले से ही उनके बीच में संबंध स्थापित करना है, यानी कि पहले से अगर आप बताते हैं कि भैया आपका सुपरवाइज़र कौन है, आपका टीम लीडर कौन है, आपके वर्कर्स कौन है, आपको किसका कहना मानना है, आपको किसको आदेश देना है, ये पहले से ही क्या होते हैं, तय होते हैं। तो यहाँ पर जो संबंध बनते हैं वो क्या है कि ज़बरदस्ती से बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पे संबंध बताए गए हैं। जैसे कि बॉस और कर्मचारी, ये एक ऐसा संगठन है जहाँ पर क्या होता है कि आपको बॉस का कहना मानना ही है, कर्मचारियों का कहना मतलब आपके जो ऊपर है उनका कहना आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ, उसको उस तरीके वैधानिक तरीके से हम स्थापित कर सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रखें आपको कि इसमें संबंधों में स्पष्ट व्याख्या की जाती है कि आपको स्पष्ट तौर पर बता दिया जाएगा कि आपके अदर व्यक्ति से संबंध क्या है। यह संगठन नियमों एवं कार्य विधियों पर आधारित होते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके रहेंगे, मतलब कि क्रियाकलाप हम जिसको बोलते हैं, आपके डेली वर्क जो रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके संगठन के संबंध क्या है। यह संगठन जानबूझकर तथा विचार करके बनाया जाता है। तो इस संगठन में हमें क्या करना रहता है कि जानबूझकर हम वो संगठन बनाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से ज़्यादा फेमिलियर ना हो, ज़्यादा फ्रेंडली ना हो। क्योंकि एक संगठन में जब फ्रेंडली व्यक्ति काम करने लगेंगे, जैसे दो फ्रेंड्स को अगर हम एक ही डिपार्टमेंट में काम करने लगा देंगे तो ऑब्वियसली कि उनके अंतर्गत बिजनेस में काम कम होगा और उनके बीच में बातें ज़्यादा होंगी और उनके बीच में जो है फ्रेंड सर्कल का तरह काम करेंगे, तो वो एक यूनिटी बनाकर भी काम कर सकते हैं, जो कि हमारे बिजनेस के लिए कभी कभी हानिकारक होता है। व्यक्तिगत भावनाओं को यहाँ पर महत्व नहीं दिया जाता कि अगर आप एक संगठन में काम कर रहे हैं और आप अगर सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र जो होता है, टीम लीडर जो होता है, वो आपके व्यक्तिगत भावनाओं पर कम ध्यान देगा। यानी कि जैसे अगर आप एक सुपरवाइज़र है और आपको अगर किसी व्यक्ति को
सुपरवाइजरी करने के लिए अगर बोल दिया गया है, उसके काम की देखरेख करने के लिए अगर आपको बोल दिया गया है और अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, या आप एक टीम लीडर है और आपको किसी वर्कर को एडजस्ट करने के लिए बोला गया है कि भैया आप इससे काम लिए, आप इनसे काम करवाइए। अब अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अगर काम नहीं कर पा रहा है और अगर आपका व्यवहार उसके प्रति फ्रेंडली है, तो आप उसे ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, आप उससे सख्ती से कार्य नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि भावनाओं को महत्व नहीं देना है, आपको क्या है कि आप इमोशन में नहीं जाना है, आपको उस बंदे से सिर्फ काम करवाना है, जिसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रकार की संगठन संरचना उच्च स्तर द्वारा स्थापित की जाती है। तो जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है, ये सारे संगठन क्या करता है, वो निर्धारित करता है। यह संगठन कार्य विभाजन पर आधारित होता है। तो कार्य जिस प्रकार से डिवाइड होंगे, वर्ग जिस प्रकार से डिवाइड होंगे, उसके ऊपर ये संगठन बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि बॉस और वर्कर का जो रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है, औपचारिक संगठन के अंतर्गत आता है। अब इसमें इसके एडवांटेज क्या दे दिए हैं। इस प्रकार के संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। मतलब इसमें जो अपनी अथॉरिटीज़ है, जो अपने लाइबिलिटीज़ हैं, वो हम आराम से बांट सकते हैं, उसका निर्धारण हम कर सकते हैं। यह संगठन स्थिर होता है और आसानी से इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं किए जा सकते। तो ये संगठन जो है, अगर हम एक बार स्थापित कर दें तो हमें बार बार इसको परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो स्थायी होगा। क्योंकि हमें क्या करना है कि किसी भी व्यक्ति को फ्रेंडली व्यवहार नहीं करने देना है, उससे सिर्फ काम करवाना है। तो हमारे पास सिर्फ वही वर्कर होंगे जो हमारे बिजनेस के लिए, हमारी संस्था के लिए ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो बार बार इसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो पहले से बने हुए हैं, उसको हम इच्छा अनुसार कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे हमारे भारत का संविधान, अब जैसे संविधान जो एक बार लिखा गया, तो हम इच्छा अनुसार जब इच्छा होगी तब हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। औपचारिक संगठन के अधिकार एवं कर्तव्य दायित्व निश्चित रहते हैं। तो औपचारिक संगठन के जो अधिकार होते हैं वो भी निश्चित होते हैं कि आपको क्या करना है। आपके कर्तव्य भी निश्चित है कि आपके कर्तव्य क्या क्या बनते हैं, वर्कर के प्रति आपके क्या कर्तव्य है, एक समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य है, और दायित्व क्या क्या है आपको, ये सारे पहले से निश्चित रहते हैं। इसके दोष क्या हैं कि नियमों का पालन करने से कार्य में देरी हो जाती है, संभावना बनी रहती है। सिंपल सी बात है कि जब आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करते हैं, तो उस रूल्स के अनुसार काम को करने में देर हो जाएगी। क्योंकि रूल्स के अनुसार जब आप काम करेंगे, तो आपके मन में एक प्रकार का डर सा बना रहेगा कि यार ये जो इसके रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो कहीं टूट ना जाए या कोई कार्य हमारा ख़राब ना हो जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब आपके पास कोई नियम बने रहते हैं, तो उनका कुछ दंड भी रहता है। दंड यानी कि किसी प्रकार की सज़ा या पेनल्टी के रूप में वो उसमें उस नियमों में लिखा रहता है कि आपकी पेनल्टी क्या है। और जब आपको किसी चीज़ का डर रहेगा, तो डर के कारण वो चीज़ क्या होती है कि कभी आसानी से नहीं हो पाती और काम करने में आपको काफ़ी देरी हो जाती है। एट एग्ज़ाम्पल, जब हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कर्फ्यू लगता है, तो आप देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो पुलिस वाले हैं, वो क्या करते हैं कि कहीं पर भी जाने के लिए, भीड़ को एकत्रित करने के लिए, वो कुछ ऐसा रास्ता बनाते हैं कि जिसमें बंदा जो है वो काफ़ी घूम कर सिंगल सिंगल व्यक्ति आते रहता है। उसके कारण क्या होता है कि उस काम को करने में काफ़ी देरी लग जाती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर हो गया या शिरडी हो गया, वहाँ पर भी क्या होता है कि अब काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता बनाकर घुमा फिरा कर, ताकि भीड़ को एकत्रित किया जा सके, रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या होता है कि वहाँ पर दर्शन करवाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कार्य में देरी हो जाती है। पहल क्षमता एवं स्वविवेक का अभाव पाया जाता है। तो इसमें पहल क्षमता या स्वविवेक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कम पाया जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कार्य को करने से डरता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, तो कोई भी व्यक्ति आगे आकर कार्य करना पसंद नहीं करता है। भावनाओं की अवहेलना से संबंधों का नियंत्रीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी के इमोशंस की अवहेलना करते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी भावनाओं को अलग हटाते हुए हम सिर्फ उससे काम ले रहे हैं, तो यहाँ पर मशीनरीकरण हो जाता है। यानी कि
एक प्रकार से हमने इंसान को मशीन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि आपके संगठन जो होंगे वो काफ़ी जल्दी चेंजेस होंगे, संगठन आपका कभी भी स्थिर नहीं रह पाएगा। उसके बाद यह संगठन उच्च स्तर पर स्थापित किया जाता है अथवा व्यवहारिक दृष्टिकोण की अवहेलना या अनदेखी की जाती है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो संगठन है वो टॉप मैनेजमेंट ने बनाया है, तो टॉप मैनेजमेंट को किसी भी पर्सनल व्यक्ति के या किसी भी पर्सनल व्यक्ति के इमोशन से कोई मतलब नहीं रहता। उन्हें सिर्फ अपने सैलरी से मतलब है, अपने कार्य से मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा है, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, तो उसे एक मशीन की तरह यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये इसके दोष है। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या होता है कि ये एक बिल्कुल ही विपरीत संगठन होता है। यह संगठन जो होता है वो जानबूझकर स्थापित नहीं होता, ये अपने आप स्थापित हो जाता है। जैसे एट एग्जाम्पल क्या होता है कि दो व्यक्ति हैं, अगर वो एक ही जिले, एक ही गांव या एक ही क्या बोलते हैं उसको कि अपन एक ही अगर वो जाति का हो, धर्म का हो, या किसी प्रकार से उनके कोई रीति रिवाज या रुचि या उनके आदतें अगर मैच हो जाती है, प्राकृतिक कारण हो या किसी प्रकार का ह्यूमन नेचर हो, तो वो क्या होता है कि उसमें संगठन अपने आप स्थापित हो जाता है। तो इस संगठन को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक संगठन। इसको ना तो लिखित में होता है ये और ना ही कोई इसकी कार्यविधि होती है। जैसे कि एक एग्जांपल, एक क्लासरूम में जब आप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आप स्टूडेंट्स जो हैं क्लासरूम में जब पढ़ने आए हैं, तो आप अभी क्लासरूम में पढ़ने के पहले, नहीं पढ़ने के पहले आप किसी भी व्यक्ति को जानते नहीं हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम क्लासरूम में पढ़ने जाते हैं, तो कौन सा व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, किस जाति धर्म का है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप साथ में बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपके बीच में क्या होगा कि एक ऐसा संबंध बन जाएगा कि आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हो जाएंगे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इसी प्रकार का एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर किसी प्रकार का लिखित अनुभव नहीं होता है, फ्रेंडशिप होती है, और वो अपने अपने अनुसार कार्य करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं। कोई अधिकार उत्तरदायित्व यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना हो जाती है। जब इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में होता है कि जब इसमें क्या होता है कि छोटे कर्मचारी द्वारा बड़े कर्मचारियों से जब हम बातचीत करने लग जाते हैं, जब एक बड़ा कर्मचारी जब एक छोटे कर्मचारी से फ्रेंडली तरीके से बात करता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इमोशंस जुड़ जाते हैं, तो ये इनफॉर्मल हो जाता है। अब इसकी विशेषता की अगर बात करें, तो औपचारिक संगठन क्या होता है? नियमों और कार्यविधियों को स्थापित करता है, नियमों और कार्यविधियों को स्थापित करता है, नहीं करता, सॉरी। उसके बाद यह संगठन जानबूझकर स्थापित किया नहीं किया जाता है, यह अपने आप बन जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसमें संबंध, मित्रता और सामान्य रुचि पर आधारित रहते हैं। यह संगठन पूर्व नियोजित एवं औपचारिक रूप से लागू नहीं किया जाता। यह संगठन मानवीय संबंधों पर परिभाषित करता है। इस संगठन में स्थिरता नहीं पाई जाती, मतलब कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो जानबूझकर कभी भी नहीं बनाया जाएगा। ये ऑटोमेटिक बनता है क्योंकि ये सामान्य रुचि पर आधारित होता है और मित्रता पर आधारित होता है। इसमें किसी प्रकार के नियम लागू नहीं होते हैं। ये पहले से प्लान नहीं होता है, यानी कि प्लानिंग नहीं की जाती है कि हमको उस व्यक्ति के साथ संबंध कैसे बनाना है। और ये जो होते हैं मानवीय संबंधों को परिभाषित करता है। अब दो व्यक्तियों के बीच में जो इमोशंस रहेंगे, ये उसको परिभाषित करेगा। इसके लाभ क्या हैं कि इसमें व्यक्ति की पहल क्षमता का विकास होता है, मतलब वह आगे आकर कार्य करना पसंद करता है। इस संगठन का संप्रेषण प्रभावशाली रहता है कि जब हम फ्रेंडशिप में अगर किसी व्यक्ति को बातचीत करते हैं, तो वो इफेक्टेड तरीके से कार्य करना पसंद करता है। औपचारिक संगठन की कमियों को ये दूर करेगा। इस संगठन में संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। अनौपचारिक संगठन के दोष क्या हैं कि यह एक प्रकार का भ्रम और विवाद को पैदा करता है। भ्रम और विवाद को पैदा करना मतलब कि
जब ये क्या होता है कि संगठन बनता है तो जो हमारे मैनेजमेंट और जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे थर्ड यानी कि लोअर कैटेगरी में आते हैं, लोअर कैटेगरी का मैनेजमेंट होता है, उसके अंतर्गत एक प्रकार का भ्रम पैदा कर देता है और कभी कभी विवाद भी हो जाता है, क्योंकि एक जो मैनेजर है वो सभी से तो फ्रेंडली व्यवहार कर नहीं सकता, उसमें से किसी एक से वो फ्रेंडली व्यवहार करेगा तो बाकी कर्मचारियों में एक प्रकार का क्या होता है कि एक भ्रम पैदा हो जाता है और एक विवाद हो जाता है। यह संगठन परिवर्तन एवं नवाचार का विरोध करता है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाता है और अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अगर फ्रेंडली व्यवहार करते हैं और उसमें किसी प्रकार का चेंजेस अगर आप समय के अनुसार करना चाहें तो एक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। अब इसके अंतर देकर रखें, ठीक इसी प्रकार से आपको इसको अंतर को पढ़ना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो संगठन के सिद्धांत आपको देकर रखे हैं कि इसके प्रिंसिपल, हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है। क्रियाओं का सामूहिकरण एक सफल व्यावसायिक संगठन का प्रथम सिद्धांत होता है कि वो सम के बीच में संबंधित कार्य का एक अलग अलग विभाग बांट दे ताकि इसको भली भांति से इसके हमारे जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हो सके। योग्यता के अनुसार कार्य का वितरण होता है, जिस व्यक्ति की जो योग्यता है उसके अनुसार हम कार्य को बांट सकते हैं। अधिकार प्रदान कर सकते हैं, नियंत्रण का सीमित क्षेत्र है। तो ये हमारे पास इसके कुछ सिद्धांत है। उसके बाद हम बात करते हैं अधिकार और भार अर्पण। तो अधिकार अंतरण यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो अपने अधिकार किसी व्यक्ति को देना या अपने अधिकार को कम करके दूसरे व्यक्ति को उसको बांट देना, ये क्या कहलाता है, अधिकार अंतरण कहलाता है। जिससे क्या होता है कि अधीनस्थों को जब हम हमारे अधिकार बांटते हैं, हम हमारे अधिकार दे देते हैं तो उनमें काम करने का मोटिवेशन आता है, क्योंकि उन्हें यह समझ में आता है कि यार सामने वाला हम पे भरोसा कर रहा है तो उसकी कार्य कुशलता क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर आएगी और हमारे कार्य को वो आसानी से करेगा और बहुत ही ईमानदारी से वो करने के लिए तैयार होगा। इसकी विशेषता और तत्व दे के रखें, आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अंतर से आप अच्छे से समझ पाएंगे। आपको इसके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो रीड करना है। धन्यवाद।